हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बात करते हैं क्षेत्रीय संगठन के बारे में। इसकी अवधारणा पर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण विषय दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सार्क नाम दिया जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। आपके अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो सार्क से ही रिलेटेड शॉर्ट शब्द यूज़ किया जाता है। कभी कभार आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम जो है वो आपके लिए सेम है, सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की। बात करते हैं इसकी अवधारणा से जुड़ी बातों पर। अगर इसकी अवधारणा पर अपन बात करें तो विश्व राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में चीन के दक्षिण में और भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित विभिन्न देश आते हैं। विश्व राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया शब्द की उत्पत्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद से मानी गई है। दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन जो है, इसकी दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनेक परिवर्तन जो है हमको देखने को मिलते हैं। सार्क देशों के संगठन की बात करते हैं तो दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी कि सार्क की स्थापना जो है वो 1985 में की गई है। इसकी स्थापना ढाका में हुई है और इसका सचिवालय जो है वो काठमांडू में उपस्थित है। प्रश्न पूछा जाता है सार्क की स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई। और इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई, ढाका में हुई है। और इसका सचिवालय जो है वो काठमांडू में अवस्थित है, मतलब काठमांडू में इसका कार्यालय जो है वो है। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई है और मुख्यालय काठमांडू में है। इसके बाद में मूल रूप से इसके पहले जो थे वो 7 देश इससे जुड़े हुए थे। ये 7 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ये 7 देश जो है वो शुरुआती दौर में इससे जुड़े हुए थे, लेकिन 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान दक्षिण का 8वां सदस्य देश बना। ये भी पूछा जाता है कभी प्रश्न कि 8वां जो देश है कौन सा बना और कब बना, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान दक्षिण का 8वां सदस्य बना। मतलब वर्तमान में अभी दक्षिण के संगठन देशों की संख्या जो है वो 8 है, मतलब 8 इसके सदस्य देश जो है वो माने गए हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षक देश जो है वो भी माने गए हैं। दक्षिण की हिस्सेदारी अगर विश्व की जनसंख्या में देखी जाए तो 21%, 21% जनसंख्या जो है, क्षेत्रफल में 3% और विश्व की अर्थव्यवस्था में 9.12% जो है उसका योगदान जो है वो माना जाता है। मतलब इन सभी देशों का योगदान जो है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तौर पर ये चीज़ जो है वो मानी जाती है। दक्षिण खुद स्वयं भी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको अपन कल की क्लास में पढ़ा था, यूएनओ का में एक पर्यवेक्षक है, एक जांचकर्ता के रूप में दक्षिण की संज्ञा जो है वो दी गई है। तो शुरुआत इसकी इस तरह से हुई है। अगर इसके इतिहास पर दृष्टि डालें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उसकी दक्षिण की जो है, दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रयास जो है वो 1947 में, मतलब देश आज़ाद हुआ था तब से इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाने लगी है। नई दिल्ली में इसका एक एशियाई सम्मेलन हुआ था, तभी से इसकी शुरुआत मानी गई है। उसके बाद में फिलीपींस के बांगुई सम्मेलन हुआ था 1950 और 1954 के बीच में। कोलंबिया सम्मेलन में इस प्रक्रिया पर विचार विमर्श जो है वो शुरू हुआ था। मतलब देश आज़ाद हुआ था भारत, उसके बाद से इस संगठन बनाने की ओर जो है वो प्रयास जो है वो किए गए हैं। पूरे दक्षिण एशिया का क्षेत्र राजनीतिक रूप से 2 बड़े देश भारत और पाकिस्तान के
पर तनाव के कारण व्यापक सहयोग को मूर्त रूप नहीं दे पाया है। इन 8 देशों में से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव के मुद्दे हैं, उस कारण से ये संगठन जो है वो इतना पॉजिटिव रूप से काम जो है वो नहीं कर पाया है। 1970 के दशक में ऐसे व्यापक क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। विश्व के अनेक क्षेत्रीय सहयोग संगठन, विशेष रूप से दक्षिणी पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान की सफलता ने भी दक्षिणी एशियाई देशों के नेतृत्व में उस ओर से गंभीरता पर सोचने के लिए बाध्य किया है। मतलब आसियान की सफलता हुई, उसके बाद में इस तरह के संगठन और बने और उनका सफलतापूर्वक संचालन हो, इस दिशा में पहल करने का विचार जो है वो आने लगा। इस तरह का विचार जो है वो सबसे पहले 1977 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो थे उस समय जिया उर रहमान अंसारी ने किया। उसके बाद से 1981 में कोलंबो में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया कि बांग्लादेश इस तरह का प्रस्ताव लाया है 1977 में। तो इस प्रस्ताव पर 7 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उसमें विचार विमर्श जो है वो किया गया था। बहुत विचार विमर्श के पश्चात क्षेत्रीय सहयोग के 5 प्रमुख विषय निश्चित किए गए थे। इसके विचार विमर्श के बाद में कुछ क्षेत्र जो है वो निर्धारित किए गए थे। उसके बाद में 1983 में दिल्ली में 7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन ने इन 5 विषय कौन कौन से ये भी कभी पूछा जा सकता है। इसमें 5 विषय है: कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान और स्वास्थ्य और जनसंचार। इन पर दक्षेस के घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया था। कहने का मतलब एक ड्राफ्ट जो है वो दक्षेस का इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ आउट जो है वो हो गया था। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। मतलब पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 7-8 दिसंबर 1985 को कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। अब तक कितने शिखर सम्मेलन हुए थे, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो अब तक कुल 18 शिखर सम्मेलन जो है वो हो चुके हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल ये काठमांडू में है। दक्षेस का मुख्यालय जो है वो काठमांडू या नेपाल में स्थित है। तो इस तरह से अभी तक वर्तमान में 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं दक्षेस से जुड़े हुए। एक विरोधाभास यहाँ पर ये देखने में आता है कि 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में होने की थी, लेकिन कुछ आतंकवादी हमले के कारण भारत सहित अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसका बहिष्कार करने के कारण से 19वां शिखर सम्मेलन जो है, जो 2016 में प्रस्तावित था, होने को था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि 2014 में लास्ट 18वां शिखर सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। उसके बाद में कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। 19वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था, जो इस्लामाबाद में होने वाला था, अक्टूबर 2016 में होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण इस तरह का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। तो अब तक शिखर सम्मेलन जो है वो 18 हो चुके हैं, और 18 शिखर सम्मेलन में लास्ट जो हुआ था 2014 में हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं उसके उद्देश्य या लक्ष्य क्या क्या है। सार्क के उद्देश्य या लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला ही सार्क का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? दक्षिण एशिया का कल्याण व शांति। पहला सार्क का उद्देश्य है या लक्ष्य जो है वो सार्क की स्थापना करने से लेकर अब तक जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनमें पहला लक्ष्य है कि दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनमें कल्याण की भावना हो और शांति की भावना जो है वो विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय संगठन जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मित्रता के संबंध जो है वो स्थापित करना है। तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सारे सम्मेलन होते हैं, जितनी भी सारी वार्ताएं होती है, उन पर दक्षेस की ओर से शांति और सहयोग की अपील करना और शांति और सहयोग में सहायता देने की बात जो है वो उसमें
कही गई है। अगला उद्देश्य या लक्ष्य जो है सार्क का वह है विकासशील देशों के साथ सहयोग करना। विकासशील देश जो है जितने भी सारे डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मोटिवेट करना, उनके विकास संबंधी बातों पर ध्यान देना जो है वो इसका उद्देश्य या लक्ष्य जो है वो रहा है। अगला इसका उद्देश्य और लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ध्यान देना। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के विकास की ओर जो है वो बात ये जो है सार्क देश जो है वो करता है। अगर बात करते हैं इसके चार्टर की, तो दक्षेस का चार्टर, एक चार्टर तय किया गया है। चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र। दक्षेस के घोषणा पत्र या चार्टर पर 1985 में ढाका सम्मेलन जब हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी, तभी इस पर सहमति बन गई थी। इसमें कुल 10 धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं, जिसमें सार्क के प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख उद्देश्य और उसकी संस्थागत संरचनाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। सार्क का पहला जो अनुच्छेद है, 10 धाराएं हैं, या पहली जो धारा है उसमें सार्क के उद्देश्यों का वर्णन जो है वो किया गया है। सार्क के उद्देश्यों पर अगर ध्यान देवें तो पहला उद्देश्य जो है वो आपस में सहयोग, कल्याण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। दूसरा उद्देश्य है सामूहिक आत्मनिर्भरता की बात करता है। और तीसरा उद्देश्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग की बात करता है। मतलब पहले अनुच्छेद में कुछ 7 बातें इसमें कही गई है, जिसमें परस्पर सहयोग, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सामूहिक आत्मनिर्भरता की बात करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग की बात करना, परस्पर समस्याओं का समाधान करना, उनकी शंकाओं को दूर करना, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करना, विकासशील देशों के साथ सहयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग और एकजुटता दिखाना, ये सार्क के पहले उद्देश्य में शामिल किया गया है। दूसरा सार्क का उद्देश्य है जिसके अंतर्गत देश के सिद्धांत, उससे जुड़े हुए सिद्धांतों को वर्णन में लिया गया है, जिसके अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, परस्पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप इत्यादि को शामिल किया गया है। कहने का मतलब पहला जो उद्देश्य है उसमें जीवन स्तर, आत्मनिर्भरता, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक पक्षों पर बात करता है, जबकि दूसरा अनुच्छेद जो है वो व्यावहारिक सिद्धांतों की बात करता है कि सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और परस्पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की सिद्धांत की बात जो है वो करता है। जबकि तीसरा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है कि जितने भी दक्षेस से जुड़े हुए ये 8 देश जो है, इनके शिखर सम्मेलन के प्रावधान क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा जो है वो करता है। जबकि चौथा अनुच्छेद जो है वो इसके सदस्यों की और बैठकों संबंधी बात करता है, जिसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बैठक आवश्यक है। और 5वां अनुच्छेद जो है वो समितियों के बारे में बात करता है कि दक्षेस जो है वो अपने कार्य को मूर्त रूप देने के लिए ऐसी कौन सी बैठकें आयोजित करेगा और इसकी बैठकें आयोजित करेगा और उसकी कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी कौन सी समितियां होगी, स्थायी समितियां कौन सी होगी, अस्थायी समितियां कौन कौन सी होगी, दक्षेस की प्रगति क्या है, उसकी पहचान क्या है और देख रेख संबंधी कार्य क्या करेगा। तो 5वां अनुच्छेद जो है उसकी समितियों संबंधी चर्चाओं के लिए बनाया गया है। जबकि 6ठा अनुच्छेद जो है वो तकनीकी समितियों, टेक्निकली जो कमिटीज जो है वो उसका काम करेगी, जो क्षेत्रीय सहयोग के नवीन विषयों पर बात करना, कुछ कोऑर्डिनेशन संबंधी जो भी काम होंगे वो 6ठा अनुच्छेद जो है इसकी समितियां जो है वो देखेगी। जबकि 7वां अनुच्छेद जो है वो उसकी कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, मतलब एक्शन प्लान में कौन कौन से काम आएंगे या किस किस काम को किस किस प्रायोरिटी में पूरा करना है, वो जो है वो 7वां अनुच्छेद जो है वो देखेगा। अगला है अनुच्छेद 8वां अनुच्छेद जो है वह दक्षेस के सचिवालय के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है कि सचिवालय के सहयोग के लिए कितने क्षेत्रीय रीजनल सेंटर होंगे और रीजनल सेंटर्स के लिए क्या क्या काम होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी और इन संस्थाओं का काम क्या क्या होगा, वो सारे रीजनल सेंटर्स से रिलेटेड काम जो है वो 8वां अनुच्छेद देखता है। जबकि लास्ट जो है 9वां और 10वां अनुच्छेद जो है वो दक्षेस के फाइनेंशियली
एडवाइजरी के रूप में काम करता है कि वित्तीय संस्थान क्या क्या होंगे, उसके अंशदान क्या क्या होंगे, कितने वित्तीय फंड की ज़रूरत होगी और कौन कौन से फंडिंग में कौन कौन से कार्यों को किया जाएगा। तो ये 10 अनुच्छेद जो है वो दक्षेस के चार्टर में शामिल किए गए हैं, या एक तरह से घोषणा पत्र में इसको प्रायोरिटी में लेकर किस तरह से काम करना है उस पर बात करता है। तो दक्षेस के चार्टर के साथ ये सारे काम जो है एक एक्शन प्लान के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं दक्षेस की प्रासंगिकता क्या है, मतलब वर्तमान में उसकी उपादेयता क्या है या उसका क्या उसकी प्रासंगिकता है, उस पर हम बात करेंगे। दक्षेस का घोषणा पत्र जो है उसमें उसके अनुच्छेद के बारे में बात की गई है। साथ ही दक्षेस का घोषणा उद्देश्य क्षेत्र में सामूहिक सहयोग पर आधारित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित होना है। परंतु दक्षेस के देशों में विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन्होंने इस सहयोग की प्रक्रिया को बहुत ही धीरे कर दिया है। जिस उद्देश्य को लेकर दक्षेस की स्थापना हुई थी कि हम सामूहिक सहयोग करेंगे, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए संगठन बनाया गया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान संबंधी विवादों के कारण से ये संगठन जो है वो अपने उद्देश्यों को पूरा जो है वो नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही कई राजनीतिक विवाद जो है जो पारस्परिक सहयोग को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर है, सीमा पर आतंकवाद है, चीनी हस्तक्षेप है, ये कई सारे ऐसे राजनीतिक बिंदु हैं जिनके कारण से दक्षेस की वर्तमान में प्रासंगिकता जो है वो कम होती जा रही है। दक्षिणी एशिया में एक प्रकार से भारत को कूटनीतिक स्तर पर, विश्व स्तर पर सफलताएं मिली है, आर्थिक स्तर पर भी भारत की प्रशंसा हुई है, परंतु राजनीतिक स्तर पर जो सराहना हुई है, लेकिन साथ में पड़ोसी देशों की नीतियां, सीमा संबंधी विवाद है या पाकिस्तान संबंधी जो हरकतें हैं, जिसके कारण से दक्षेस के कहीं ना कहीं इसके कार्य रूप पर प्रभाव चिन्ह जो है वो अलग तरह का दिखाई देता है। यदि दक्षेस में पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर लेता है तो संभवतः दक्षेस की प्रासंगिकता और इसकी इम्पोर्टेंस पर कोई प्रश्न चिन्ह जो है वो नहीं लगता है। तो इस कारण से दक्षेस जिस उद्देश्य के लिए इन 8 देशों ने मिलकर बनाया है, उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग और सामंजस्य की भावना जो है वो उत्पन्न होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा की है। आशा है और कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू।